हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड 1959 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। उसके साथ साथ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 के भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। ये जो पेपर आपके सामने दिख रहा है ये 2019 मध्य प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज का पेपर है और इसी के सॉल्यूशन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं बताऊंगी। अब आने वाला जो एमपी हायर जुडिशरी का प्रीलिम्स है वो 28 फरवरी को तय किया गया है। 28 फरवरी 2021 को ये होगा। तो उसमें यहाँ से जो भी मैं आज आपके साथ बताऊंगी, जो भी सेक्शंस बताऊंगी, उसमें से आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके साथ साथ जो 2019 फेज़ 2 की एमपी सिविल जज की वैकेंसीज नोटिफाई हो चुकी हैं, जिसकी होने की संभावना, जिसके प्रीलिम्स की होने की संभावना मार्च में है, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैं इंग्लिश में रीड करूँगी, हिंदी में आप खुद भी रीड कर सकते हैं। हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी तो इतना मुश्किल नहीं है समझना। तो पहला क्वेश्चन बोलता है, फेलियर टू वेकेट लैंड इन फेवर ऑफ अलॉटी वुड बी एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन। तो ये जो फेलियर टू वेकेट लैंड इन फेवर ऑफ अलॉटी है, ये किस सेक्शन में दे रखा है, मतलब इसकी पनिशमेंट किस सेक्शन में प्रोवाइडेड है। तो अगर एमपीएलआरसी की बात करूं तो एमपीएलआरसी जो है उसमें टोटल 19 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और इसमें टोटल 264 सेक्शंस आते हैं। और इसी का जो चैप्टर नंबर 18 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के सेक्शन नंबर 250B में ये बात की गई है, ठीक है। अब मैं आपको एक ओवरव्यू देते चलती हूँ चैप्टर्स का। वैसे आपको अगर इस पर्टिकुलर सेक्शन में या सेक्शन नंबर 248 पे आपको वीडियोस चाहिए हैं तो आपको मेरे चैनल पे एमपीएलआरसी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें 20+ वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। उसमें मैंने ये सेक्शंस को डिटेल्ड डिस्कस किया है। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझा दे देती हूँ कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। अब आप कहेंगे कि हम चाहते हैं कि आप सिर्फ आंसर्स बताएं। तो देखिए, अगर सिर्फ मैं आपको यहाँ पे आंसर बता दूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 4 है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको खुद दिख रहा है, लेकिन मैं उसके साथ 4 चीज़ें और बताऊंगी तो वो आपके फर्दर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे क्या बात कही जा रही है कि सपोज किसी व्यक्ति के फेवर में एक डिसीजन पास हुआ या फिर कोई दस्तावेज है, कोई डॉक्यूमेंट है कि ये पर्टिकुलर फला लैंड जो है वो इस व्यक्ति की है, ठीक है। अब कोई और व्यक्ति उस पर कब्जा कर लेता है, ठीक है, और उसे वेकेट नहीं करता। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फिर से पढ़िए, फेलियर टू वेकेट लैंड इन फेवर ऑफ अलॉटी, मतलब कोई अलॉटी के फेवर में एक लैंड है जिसे किसी और ने कब्जा कर रखा है, उसे वो खाली नहीं कर रहा है, तो क्या ऑफेंस बनेगा, क्या पनिशमेंट उसे होगी, ये कहाँ दे रखा है। तो ये सेक्शन 250B बात करता है कि क्या पनिशमेंट होगी। तो पनिशमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ पे जो पनिशमेंट दे रखी है, आप अपना बेयरेट खोल लीजिए और मेरे साथ ही मार्क करते चलिए। तो बेयरेट में आपको देखने को मिलेगा कि जो पनिशमेंट है वो 3 सालों के साथ साथ फाइन, मतलब 3 years प्लस फाइन या दोनों, ठीक है, तो ये होगी। और अगर ये कंटिन्यू होता है फर्दर ये ऑफेंस, तो हर एक दिन के 100 रुपये का जो फाइन है वो उस पर लगाया जाएगा दिन के अनुसार। और यहाँ पे एक सवाल और भी आता है कि क्या कौन से सेक्शन में जो पुलिस वाले हैं वो फोर्स यूज़ कर सकते हैं किसी को हटाने के लिए, तो वो यही सेक्शन है। प्लस यहाँ पे जो ऑफेंस होगा वो किस नेचर का होगा, तो वो एक कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध माना जाएगा और वो अजमानती अपराध होगा, मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। तो ये जो ऑप्शन है ना कि ये जो 250B में जो अपराध होता है वो किस नेचर का होता है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे याद रखिए कि वो एक कॉग्निजेबल नेचर का और नॉन बेलेबल नेचर दोनों का अपराध होता है, ठीक है। कॉग्निजेबल के साथ एंड लगा हुआ है, एंड नॉन बेलेबल। तो ये तो थी क्वेश्चन नंबर 76 की बात। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है, नो लैंड रेवेन्यू शैल बी पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी होल्डिंग विच इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर एग्रीकल्चर पर्पस इफ इट्स एरिया इज अप टू। तो पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जो सवाल है ये किस सेक्शन से आया हुआ है। तो ये जो सवाल है ये सेक्शन नंबर 58A से आ रखा है, जहाँ पे एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड है कि कौन सी ऐसी लैंड होगी जहाँ पे लैंड रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा। तो ये आपको चैप्टर 6 पे देखने को मिलेगा।
ठीक है। और चैप्टर नंबर 6 का, पूरे चैप्टर नंबर 6 का वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे सेक्शन नंबर 58A में दो बातें दी गई हैं। पहली जो उसका क्लॉज है, ए क्लॉज, बात करता है एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के लिए लैंड यूज़ हो रही है। तो ऐसी भूमि जो एग्रीकल्चर किसानी कुछ किसान यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होती है, उसको एग्जेम्प्ट कर रखा है 2 हेक्टेयर्स तक। मतलब किसी व्यक्ति के पास अगर 2 हेक्टेयर भूमि है जो वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ करता है, तो उस पे उसे कोई लैंड रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा। और अगर ऐसी कोई भूमि है जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ की जा रही है, तो उसके रिगार्ड्स में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन से रूल्स बनाएगी टाइम टू टाइम कि कितनी भूमि को एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए। मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए ही लिमिट तय की गई है, नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए लिमिट तय नहीं की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करती हूँ, हिंदी में रिपीट कर देती हूँ क्या कह रहा था ये सवाल। अनन्य रूपेण कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग में आए जा रहे खाते के बारे में कोई भू राजस्व देय नहीं होगा यदि उस खाते का अधिकतम क्षेत्रफल निम्न है। ठीक है, तो आप समझ गए कि मैक्सिमम अगर एरिया 2 हेक्टेयर तक है तो वहाँ पे लैंड रेवेन्यू नहीं देना होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 77 की बात करूं तो आपका सिर्फ एक क्वेश्चन जो यहाँ आया है वो प्रिपेयर नहीं हुआ। आपको ये भी पता चल गया कि ये पर्टिकुलर बात सेक्शन नंबर 58A में दे रखी है, ये चैप्टर 6 में फॉल करता है, और एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट पर्पस के लिए अगर भूमि यूज़ की जा रही है तो क्या प्रावधान है, और अगर नॉन एग्रीकल्चर के लिए भूमि यूज़ की जा रही है तो उसके रिगार्ड्स में क्या प्रावधान है वो भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड अंडर सेक्शन 258 of the code, Patel may be appointed and removed from office by। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको जो सेक्शन नंबर 258 है ये आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 19 में, जो कि इस प्रोविजन का MPLRC के एक्ट का लास्ट चैप्टर है, जो कि बात करता है मिसलेनियस के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पे सेक्शन नंबर 258 मिलेगा, और 258 में दे रखा है कि स्टेट गवर्नमेंट किस किस चीज़ पे रूल बनाएगी। बहुत सारी लिस्ट है जिसमें रूल्स के बारे में डिस्कस करके कि इन चीज़ों पे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, इस चीज़ के लिए यहाँ स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी। वैसे ही जो वहाँ पे एंट्री आपकी 53 है, ये रोमन में 53 लिखा हुआ है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी अगर पटेल है तो उसके अपॉइंटमेंट को लेके, उसके रेम्यूनरेशन को लेके या उसकी ड्यूटीज़ के लेके स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट जो रूल बनाएगी वो सेक्शन 222, 222, 223 और 224 के तहत, मतलब 222 में उसका अपॉइंटमेंट, 223 में उसका रेम्यूनरेशन और 224 में पटेल की ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग बनाएगी। तो यहाँ पे आपसे सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। सवाल क्या होना चाहिए था कि 222 में जो पटेल है ना, जो पटेल के बारे में सेक्शन नंबर 222 में दिया गया है उसे कौन अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो सवाल यहाँ से यहाँ तक ही है। अब इन्होंने आपको कंफ्यूज कैसे किया है, सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड अंडर 258। तो इसको आप, अगर आप 258 नहीं भी पढ़े हैं और अगर आपने चैप्टर नंबर 17 पढ़ा है जो कि विलेज ऑफिसर की बात करता है, जिसमें सेक्शन नंबर 222 ये कहता है कि जो कलेक्टर है वो पटेल को अपॉइंट करेगा। ठीक है, अगर आपको इतनी बात याद है तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या पढ़ी कि पटेल की रेम्यूनरेशन की बात आती है तो वो आपको 223 में देखने को मिलेगा, और ड्यूटीज़ की बात आती है तो सेक्शन नंबर 224 में देखने को मिलेगा। पटेल से रिलेटेड जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 17, जिसकी मार्जिनल हेडिंग है विलेज ऑफिसर। तो इतनी बातें आपको यहाँ से क्लियर हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो एमपी हायर जुडिशरी है वहाँ पे जो लोकल लॉ है उसमें से 5 सवाल एमपी एलआरसी से आते हैं और 5 सवाल एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट से आते हैं। बट ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं होगा। एमपी
कि अगर हम बात करें तो मेंस में हायर जुडिशरी में लोकल लॉ नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको लोकल लॉ का नॉलेज होना ज़रूरी है अगर आपको जजमेंट राइटिंग का पेपर क्लियर करना है, क्योंकि लाइक सिविल में पॉसिबिलिटी है कि जजमेंट राइटिंग या तो अकोमोडेशन से आ जाए या तो MPLRC से आ जाए। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा स्किप कर सकते हैं MPLRC और MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। इसके साथ साथ अगर आप इंटरव्यू जब फेस करेंगे तब भी लोकल लॉ से सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको लोकल लॉ पे इवन अगर आप हायर जुडिशरी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको प्रिपेयर करना होगा। और अगर हम लोअर जुडिशरी की बात करें तो वहाँ तो प्रीलिम्स मेंस सब में MP लोकल लॉज आते हैं, दोनों LRC एंड अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट आता है, तो वहाँ पे तो ये इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये बोलता है फाइन फॉर अनऑथराइज्ड टेकिंग पोजेशन ऑफ लैंड मेंशन्ड इन सेक्शन 248 ऑफ द कोड में एक्सटेंड टू। तो 248 पे अगेन मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं आपको यहाँ पे 2-3 बातें बताना चाहती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि अगर आपने अभी तक एनालिसिस किया हो तो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लास्ट 2 या 3 चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। मतलब मैंने इसके पहले आपको बताया चैप्टर नंबर 17 के बारे में, 18 के बारे में, 19 के बारे में, ठीक है। अब अगर हम 248 की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 18 से ही बिलोंग करता था और चैप्टर नंबर 18 से ऑलरेडी हम क्वेश्चंस देख चुके हैं। मतलब ये जो लास्ट के चैप्टर्स है ये हायर जुडिशरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब दूसरी बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने की क्या कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने अनऑथराइज तरीके से पोजेशन ले ली है किसी भूमि की तो उसको कितना फाइन देना होगा, ठीक है, जो कि 248 में दिया गया है। तो जो फाइन होगा ना वो होगा 1 लाख रुपए और वो डिस्क्रिशन ऑफ द तहसीलदार होगा, ठीक है, क्योंकि सेक्शन नंबर 248 में जो पावर्स हैं वो तहसीलदार के ही पास हैं, ठीक है। वो इंक्वायरी कराएगा, फिर वो देखेगा कि अनऑथराइज पोजेशन है कि नहीं, उसे लगेगा कि अनऑथराइज पोजेशन है तो वो उसको बोलेगा कि आप इसे खाली करें और उसके साथ साथ वो एक फ़ाइन लगेगा, ठीक है। और जो फाइन होगा ना वो डिस्क्रिशन ऑफ तहसीलदार होगा, मतलब तहसीलदार के विवेकाधिकार पे डिपेंड करता होगा और ये 1 लाख रुपए है। और उसके साथ साथ सबसेक्शन 1 जो है वो एक और बात करता है जो आपके अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है कि अगर जो भूमि है वो सिचुएटेड है नॉन अर्बन एरिया में, ठीक है, तो वहाँ पे हर एक दिन का जो फाइन होगा वो 500 रुपये मतलब हर प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपये से एक्सटेंड किया जाएगा। और अगर वो जो भूमि है वो अर्बन एरिया में सिचुएटेड है तो वहाँ पे 2000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ऐसा फाइन इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि मैं पर्टिकुलर वीडियो में 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन LRC और 5 क्वेश्चन अकोमोडेशन के डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन इंटरिम ऑर्डर पास बाय तहसीलदार अंडर सेक्शन 131 ऑफ MPLRC फॉर प्रिजर्विंग अ राइट ऑफ वे में एग्जिस्ट इन इज। तो यहाँ पे ये सेक्शन नंबर 131 की बात कर रहा है। तो पहले तो आपको इंडेक्स याद होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि ये चैप्टर नंबर 131 जो है, सॉरी सेक्शन नंबर 131 जो है किस चैप्टर में फॉल करता है। तो ये चैप्टर नंबर 10 पे फॉल करता है। इस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे जब आप सेक्शन नंबर 131 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको जो है इंटरिम ऑर्डर की बात देखने को मिलेगी, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको सेक्शन नंबर 131 की मार्जिनल हेडिंग भी बता देती हूँ जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। सेक्शन नंबर 131 कहता है राइट ऑफ वे एंड अदर प्राइवेट ईजमेंट, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी समझा देती हूँ ये क्या कहना चाहता है। सेक्शन नंबर 131 में ऐसा है कि कोई व्यक्ति है, जैसे कि अब जो किसान लोग होते हैं, ठीक है, उनकी भूमि जो होती है वो सपोज ये बड़ा प्लॉट है, ठीक है, और इसमें पर्सन ए की भूमि यहाँ है, बी की यहाँ है, सी की यहाँ है, डी की यहाँ है। तो जो ए वाला होगा वो तो सपोज यहाँ पे रोड है तो ए वाला तो यहाँ से अपने भूमि में एंटर कर लेगा, लेकिन जो बी वाला होगा उससे यहाँ से कोई रास्ता चाहिए होगा जिससे वो अपनी भूमि में जाए। वैसे ही सी वाले को यहाँ से कोई रास्ता चाहिए होगा जिससे अपनी भूमि में जाए। तो सिंचाई के लिए, बीज बोने के लिए उसे रास्ता की जो ज़रूरत पड़ती है उसी की बात कर रहा है। और जो ईजमेंट, इरिगेशन को भी ईजमेंट बोलते हैं, तो वहाँ
को ऐसे रास्तों के बारे में अगर कोई डिस्प्यूट है तो कौन डिसाइड करेगा, और ऐसे कोई इरिगेशन को लेके अगर जो रूल्स बनाए जाएंगे वो कैसे बनाए जाएंगे, क्या क्या किसानों की और बाकी जिनकी भी वो लैंड है तो उनके क्या क्या अधिकार होते हैं कि कैसे उनको निकास जो जाने आने का रास्ता दिया जाए, कैसे वो इरिगेट करेंगे लैंड, उसी की सारी बात जो है सेक्शन नंबर 131 करता है। और उसी में जो है उसका प्रोवाइजो बताता है कि जो तहसीलदार है वो एक इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है ऐसे किसी पर्पस के लिए, इरिगेशन या राइट ऑफ वे के लिए, और जो वो इंटरिम ऑर्डर होगा वो 90 दिनों तक तो रहेगा और 90 दिनों के बाद वेकेट हो जाएगा। वही बात यहाँ पे की जा रही है, अवधि पूछी जा रही है, मतलब डेज पूछे जा रहे हैं ड्यूरेशन की, वो जो इंटरिम ऑर्डर होगा वो कितने दिनों तक वैलिड होगा, तो वो 90 दिनों तक वैलिड होगा। ठीक है, मैं हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन कहता है धारा 131 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत मार्ग अधिकार को सुरक्षित करने के लिए तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश अधिकतम निम्न अवधि तक लागू रह सकता है, तो अधिकतम 90 दिनों तक लागू रह सकता है। तो अभी हम स्विच करते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे, जो कि दूसरा एमपी का लोकल लॉ है जिसका नाम है मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, और ये 1961 का एक्ट है। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं, ओवरव्यू बताऊं, तो आपको इसमें देखने को मिलेंगे 51 सेक्शंस, और इसमें 7 चैप्टर्स हैं और 2 शेड्यूल्स अटैच हैं। ठीक है, तो 51 जो सेक्शंस हैं, 7 चैप्टर्स हैं और इसके साथ 2 शेड्यूल्स हैं। अब हम पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला जो इसका क्वेश्चन है वो बोलता है लिमिटेशन पीरियड फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट इज फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई टेनेंट या कोई लैंडलॉर्ड को कोई केस लेके आना है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में, तो उसकी लिमिटेशन पीरियड क्या होगी, मतलब जब से वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उसके कितने पीरियड तक जो व्यक्ति है, या तो टेनेंट होगा या तो लैंडलॉर्ड होगा या उसके बिहाफ पे कोई व्यक्ति होगा, वो केस ला सकता है। तो इसकी जो अवधि है वो है 3 महीने, मतलब 3 महीनों तक का लिमिटेशन पीरियड दे रखा है, और ये आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 44 में। और सेक्शन नंबर 44 जो है वो आपका फॉल करता है चैप्टर नंबर 6 में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार जो है वो चैप्टर्स क्यों बताती हूँ, क्योंकि अगर आपको चैप्टर्स याद होंगे ना तो आप ऑड वन आउट कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में हमें एग्जैक्ट प्रोविजन या एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं समझ आता, लेकिन हमें सिर्फ चैप्टर्स पता होते हैं, उनकी मार्जिनल हेडिंग पता होती है, तो हम कर लेते हैं आंसर। तो वहीं पे इसलिए मैं आपको बार बार बताती हूँ कि किस चैप्टर में फॉल करता है। तो सेक्शन नंबर 44 जो चैप्टर नंबर 6 में फॉल करता है। अब सेक्शन नंबर 44 जो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस की बात करता है, तो यहाँ पे 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि अगर हम एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट की बात करें तो यहाँ पे किसके पास अधिकार है, मतलब कौन, जैसे कौन ऐसा मजिस्ट्रेट होगा जो इसका कॉग्निजेंस ले सकता है अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट से रिलेटेड केसेस का। तो वहाँ पे दे रखा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से जो इन्फीरियर नहीं होगा, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास को हटा दिया गया है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति कॉग्निजेंस ले सकता है। दूसरी बात कि जो फाइन है वो अगर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो एक्सीडिंग 2000 रुपये से लगा सकता है और ऐसा फाइन लॉफुल होगा। ठीक है, और तीसरी बात हमने पढ़ी ली लिमिटेशन वाली, जो ये सवाल था कि लिमिटेशन क्या होगी, वो 3 महीनों की होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलते हैं द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 3A ऑफ एक्ट शेल नॉट अप्लाई टू द लैंडलॉर्ड डिफाइंड इन। तो यहाँ पे जो सवाल है ये गलत है, यहाँ पे जो नॉट वर्ड है ना ये नहीं आना चाहिए। अगर मैं बताऊं आपको चैप्टर नंबर 3A की बात, तो चैप्टर नंबर 3A है ये बाद में ऐड हुआ था एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में, और ये स्पेशल काइंड ऑफ टेनेंट की बात करता है, और जो स्पेशल काइंड ऑफ लैंडलॉर्ड की बात करता है, आई एम सो सॉरी मैंने टेनेंट बोल दिया। तो जो ये लैंडलॉर्ड हैं स्पेशल टाइप के, ये आपको डिफाइन मिलेंगे सेक्शन नंबर 2J में, जिसमें कौन कौन इंक्लूड होता है, जैसे कि कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर कोई रिटायर्ड आर्म फोर्सेस का एम्प्लॉय, या तो कोई विडो या तो कोई डिसेबल्ड पर्सन, ऐसे लोग उसमें इंक्लूड होते हैं।
तो यहाँ पे सवाल क्या होना चाहिए था कि द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 3 ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई। तो अप्लाई किस पे होता है, जो कि लैंडलॉर्ड डिफाइंड है 23J में। तो इस सवाल से अगर नॉट हटा दिया जाए तो इसका आंसर 2 सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलता है फॉर सीकिंग एविक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्शन 210 MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट अ रिटन नोटिस इज गिवन बाय लैंडलॉर्ड टू द टेनेंट। तो अगर आपने एक बार भी MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट पढ़ा होगा तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि सेक्शन नंबर 12 में एविक्शंस के ग्राउंड दे रखे हैं। मतलब कौन कौन से ऐसे ग्राउंड हैं जहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है वो एविक्शन का सूट ला सकता है कि जो टेनेंट है वो वॉयलेशन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि उसने अरियर ऑफ रेंट किया है, उसने रेंट नहीं दिया है, या उसने बिना पूछे सब लेट कर दिया है, या वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। इसी तरीके से काफ़ी सारे ग्राउंड्स दे रखे हैं जिस पे लैंडलॉर्ड जो है वो सूट ला सकता है टेनेंट के अगेंस्ट। उसी में जो 1210 ग्राउंड है वो बात करता है कि लैंडलॉर्ड ने सपोज एक पोर्शन ऑफ लैंड जो है वो एज ए यूज़ करने के लिए टेनेंट को दी थी, किराए पे दी थी, और उससे अटैच कोई और लैंड है वो किराएदार ने बिना लैंडलॉर्ड की परमिशन से यूज़ कर रहा है। ठीक है, जिसे हम एनक्रोचमेंट भी बोलते हैं। कहीं और उसने एनक्रोच कर लिया है या फिर जो लैंड नहीं भी दी गई थी उसे भी वो यूज़ कर रहा है। मैं आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज पढ़ के सुनाती हूँ 1210 की। 1210 कहता है दैट द टेनेंट हैज़ विदाउट द रिटर्न परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड ऑल्सो टेकन possession of such portion or portions of accommodation which is not included in the accommodation let to him and which the tenant has not vacated in spite of a written notice of the landlord in that behalf। तो वही जो मैंने आपको बताया। और यहाँ पे अगर ऐसा कोई एविक्शन कराना है तो लैंडलॉर्ड की ड्यूटी बनती है कि पहले वो नोटिस दे कि आप ऐसी भूमि को खाली कीजिए, ऐसे प्रॉपर्टी को खाली कीजिए। अगर वो नोटिस को अप्लाई नहीं नोटिस का उल्लंघन करता है, उसके बाद भी वो खाली नहीं करता है, तो वो सूट लेके आ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एट एनी टाइम बिफोर फाइलिंग द सूट। तो मतलब यहाँ पे पूछा ये गया है कि नोटिस कब दिया जाएगा, तो नोटिस दिया जाएगा कभी भी सूट फाइल करने के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है if a tenant has unlawfully sublet the possession of accommodation, landlord can institute a suit for eviction under which provision। तो यहाँ पे प्रोविजन पूछा जा रहा है कि अगर कोई टेनेंट है वो अनलॉफुली सबलेट कर देता है जो पोजेशन उसे दी गई है किसी और व्यक्ति को, तो किस ग्राउंड पे, मतलब वो ग्राउंड कहाँ मेंशन है जिस पे इविक्शन का सूट लैंडलॉर्ड द्वारा टेनेंट के अगेंस्ट लाया जा सकता है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये प्रोवाइडेड है सेक्शन नंबर 12(1)(b) में। ठीक है, तो 12(1)(b) को मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। 12(1)(b) कहता है कि that the tenant has whether before or after the commencement of this act unlawfully sublet, assigned or otherwise parted with the possession of the whole or any part of accommodation for consideration or otherwise। ठीक है, तो सबलेट करना बिना परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड के अलाउड नहीं है और ग्राउंड ऑफ एविक्शन बनता है, और ये ग्राउंड ऑफ एविक्शन सेक्शन नंबर 12(1)(b) में बनाया जा सकता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। ये कहता है इफ़ अ टेनेंट मेक्स डिपॉजिट और पेमेंट एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 13(1) और 2, no decree or order shall be made by the court for the recovery of possession of accommodation on the ground of, पहला ऑप्शन है default in payment of rent by the tenant, दूसरा है bona fide requirement for residential purpose, तीसरा है unlawful subletting of accommodation, और चौथा है any ground mentioned under section 12(1). तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन सेक्शन 13 से रिलेट करता है, और जो सेक्शन नंबर 13 है वो टेनेंट को प्रोटेक्शन देता है ग्राउंड ऑफ एविक्शन से। ठीक है, कि कब जो टेनेंट है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, तो अगर वो टाइमली पेमेंट ऑफ रेंट कर दे तो वो प्रोटेक्ट कर सकता है, उसके अगेंस्ट एविक्शन का सूट नहीं डिसाइड होगा। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इफ़ अ टेनेंट मेक्स अ डिपॉजिट और पेमेंट एज प्रोवाइडेड इन 13(1) और 2, नो डिक्री और ऑर्डर शैल बी मेड बाय द कोर्ट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ अकोमोडेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो अगर जो टेनेंट है उसने डिपॉजिट कर दिया रेंट, ठीक है, तो कोई भी डिक्री या ऑर्डर उसके अगेंस्ट नहीं पास किया जाएगा। तो कब, जब उसने डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ रेंट दे दिया है, मतलब अगर उसने रेंट दे दिया है तो उसके अगेंस्ट क्यों किया जाएगा कोई भी एविक्शन का सूट फाइल। तो ये तो थे 10 क्वेश्चन, और ये तो काफ़ी बट ऑब्वियस क्वेश्चन था 85।
काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगर आपने पूरा अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट भी नहीं पढ़ा है तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, आपको और डिटेल एक्सप्लेनेशन के वीडियोस चाहिए हैं या नहीं चाहिए हैं। अगर एक सब्सटैंटिव कमेंट्स मेरे को रिसीव होंगे तो मैं और भी ऐसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लोकल लॉ से या बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियो बनाऊंगी। और ऑलरेडी मैं CPC, एविडेंस, CRPC और कॉन्स्टी के काफ़ी सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस बना चुकी हूँ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी।